आरंभ करें। साहब नमस्कार। नमस्कार। नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना वर्ष 1944 में 350 सदस्यों के साथ हुई थी। चैम्बर की स्थापना से ही प्रत्येक अध्यक्ष एवं उनकी कार्यकारिणी सदस्यों ने अहम भूमिका निभाई है, जिसके कारण चैम्बर आज विशाल वर्कप्लेस के रूप में व्यापारी सहयोग हेतु खड़ा है। चैम्बर आज विदर्भ के 13 लाख व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता है। वर्ष 1819 में चैम्बर ने अपने गौरवशाली 75 वर्ष पूर्ण किए थे। चैम्बर विदर्भ क्षेत्र की व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। ब्रिटिश शासन काल में आए विदेशी अधिकारी से लेकर आज भारत के शीर्ष नेतागण ने चैम्बर को अपनी भेंट दी है। चैम्बर ने हमेशा ही व्यापारिक हितों के साथ साथ जनमानस के हितार्थ कार्य किया है और भविष्य में भी यही जारी रहेगा। सजगता और कार्यदक्षता के कारण चैम्बर को आज एक प्रभावशाली और महत्वपूर्ण स्थान मिल चुका है। इसके कारण ही चैम्बर की पैठ व्यापारिक क्षेत्र के साथ साथ प्रशासनिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्रों तक पहुंच चुकी है। चैम्बर व्यापारियों की आवाज शक्ति माध्यम से शासन एवं प्रशासन तक पहुंचाता है। चैम्बर में हर विषयों पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया जाता है। राजनेता हो, अधिकारी हो या फिर सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्था, सभी चैम्बर के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग चाहते हैं। विदर्भ के व्यापारिक मुद्दों का हल करने हेतु चैम्बर समय समय पर पदाधिकारियों से मिलता है। साल दर साल संगठन को समक्ष नई नई चुनौतियां आती रहती है। उनका हल निकालने का प्रयास एनबीसीसी के प्रत्येक कार्यकारिणी और पदाधिकारी मंडल एवं सदस्य पूरी तरीके से करते हैं। चैम्बर काफी समय से व्यापारियों को एमएसएमई में लाने की मांग कर रहा था। हमारे लाडले नेता एवं केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने उनके सहयोग से छोटे व मध्यम व्यापारी एमएसएमई में शामिल किए गए। माननीय नितिन गडकरी जी को कोरोना महामारी के संकट में अभूतपूर्व कोरोना योद्धा के रूप में नागरिकों की सहायता हेतु सदैव उपस्थित रहे। जब पूरा देश रेमडेसिविर इंजेक्शन एवं ऑक्सीजन की किल्लत का सामना कर रहा था, ऐसे में साहब ने देश में ऑक्सीजन ट्रेन चलवाई तथा नागपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन का वर्धा जिले में उत्पादन शुरू कराया, जिसके कारण जरूरतमंद मरीजों को ऑक्सीजन व रेमडेसिविर इंजेक्शन समय पर उपलब्ध हो सकी। तद हेतु मैं चैम्बर नागपुर के सभी नागरिकों की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं आभार मानता हूँ। कोतला जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। हमारी संस्कृति की परंपरा का पालन करते हुए नागपुर वासियों के लाडले नेता एवं आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि श्रीमान नितिन जी गडकरी का परिचय कराना हमारा परम कर्तव्य है। श्रीमान नितिन जी गडकरी साहब के परिचय के लिए हमने एक वीडियो बनाया है। मैं एडमिन से निवेदन करता हूं कि वे वीडियो चलाकर परिचय करवाएं। There are followers, there are leaders, and then there are visionary. Taking people and society to where they ought to be rather than where they want to be is what separates a visionary from a mere leader. This rare quality is what sets apart Nitin Gadkari, Minister of Road Transport and Highways, from many of his ilk. Born in 1957 into a free-thinking agricultural family, Nitin Gadkari at heart has always been a social worker inspired by the RSS founder KB Hedgewar's ideals of humanity and nation building. Taking off as a Minister of the Public Works Department in 1995, Nitin Gadkari made groundbreaking changes in the speed the city of Mumbai traveled. So impressed was the then PM Atal Bihari Vajpayee ji with Gadkari ji's performance as PWD minister that he offered him a responsibility of weaving road nets in the whole of rural India. The outstanding Swarnim Chaturbhuj Yojana, of which Shri Gadkari ji was the chairman, is the culmination of these efforts. 55 flyovers dotting the city have made commuting in Mumbai much easier than ever before. The foundation for the magnificent Bandra-Worli Sea Link was also readied during this time. The jewel in the crown of Maharashtra, India's first expressway, the world-class Pune-Mumbai Expressway, is also a futuristic project imagined and brought to fruition by Nitin Gadkari. Connecting over 13,000 unconnected villages with an all-weather $100 million USD project is another feat accomplished by this far-sighted visionary.
Nagpur, his hometown, has seen first of its kind double-decker bridge, an innovative beautification of flyover using local artists and painting of great political and social leaders was added attraction. Ajni Intermodal Station will have connectivity between long-distance buses, city buses, railways, metro and indirect link with city airport. Nagpur Broad Gauge Metro, which is a commuter rail project planned for Nagpur city and extending up to adjacent areas of Wardha, Narkhed, Ramtek, Bhandara and Chhindwara. World-class institutions like IIT, IIM and AIIMS emerge and thrive under his watchful gaze. This is in addition to the over 1,000 Ekal Vidyalayas that go a long way into molding the future tribal generations. Performing over 10,000 successful heart surgeries is another stupendous achievement in his illustrious career as a warm-hearted do-gooder. The city of Nagpur is the first city to explore alternative biofuels for transport. These include Bio-CNG buses. His innovative idea of India's first of its kind CNG-run tractor has proved to be farmer-friendly, cost-effective and helping in reducing air pollution. In a historic push for biofuels, Gadkari ji is introducing flex engines which will run on 100% ethanol, directly providing additional income to farmers and the agricultural sector. Sanskritik Mahotsav, motivating local artists to go nationally. Krida Mahotsav, supporting local sportsmen to showcase their abilities and motivate them to go nationally and on Olympic level. Projects like AgroVision are helping farmers with latest technologies and practices. His idea of using sewage water for power generation, use of ethanol as fuel have added a whole new dimension to the city's development program. As India's current Minister of Road Transport Highways, he has re-energized the whole sector with his clear vision. With more than 40,000 kilometers of national highways constructed in the last 7 years, 60,000 kilometers of new roads under his supervision are being constructed. The speed of road construction from a mere 3 kilometers in 2014 has grown to 40 kilometers in 2021. The dazzling Delhi-Mumbai Expressway has set 4 new world records with 12,500 cubic meters of concrete being laid down on the 4-lane stretch of 25.4 kilometers. These world records are as follows: highway construction rate at 37 kilometers per hour, construction of 2.5 kilometer long 4-lane concrete road near Vadodara at Delhi-Mumbai Expressway in 24 hours, laying down of 26 kilometer long bitumen road at Solapur-Bijapur section of NH52 in 21 hours. A 50% growth in the length of the national highways in the last 7 years of the NDA government is a monumental achievement. The figures went up from 91,287 kilometers to 1,37,625 kilometers. Going further, INR 3.32 lakh crore is allotted for 22 greenfield expressways, initiated by the bridge building messiah as he is fondly referred to. Bharatmala and Sagarmala, 2 world-class access-controlled expressway projects led by Nitin Gadkari, are presently in various stages of construction. The Bharatmala project seeks to eliminate the perennial road traffic movement imbroglio across the country. With Nitin Gadkari taking charge, India's much maligned logistics sector has also metamorphosed from a point-to-point model to a hub-and-spoke model. This multimodal transport system integrates railways, highways, inland waterways and airports, conjuring a highly effective transportation grid, substantially reducing logistic costs and pollution. 35 multimodal logistic parks, 50 economic corridors, 10 intermodal stations are being readied for the monumental effort. Logistics summits with the international participants, including government organizations and the World Bank, leading to MOUs worth 2 lakh crore, have been held to add muscle to the initiative. Among his other endeavors, unprecedented progress is evident in port industrialization, national water highway traffic, jetties for coastal tourism, Ganga Yamuna cleaning, fundraising, asset monetization project, toll operate transfer. As MSME Minister, he has gone all the way to promote entrepreneurship, helping rural youth to adopt Khadi as a means of self-employment.
The MSME ministry has also found wings under Mr. Gadkari. He changed the definition for classification of MSME. Now, a company investing 1 crore and earning a turnover of 5 crore will be classified as micro company. The portal Udyam Registration UR offers faceless, fully online, paperless and transparent MSME registration process fully integrated with income tax and GSTN systems. His brainchild, Jal Kranti, Buldhana pattern of water conservation which changed economy of villages by rejuvenating water bodies, has won a global award. Mr. Gadkari introduced the first ever vehicle scrapping policy, which proved to be the fight against pollution and in the interest of road and vehicle safety. New FASTag policy is helping commuters to save their fuel and time on toll plazas. Some of his major work, like unprecedented push for research and development in electric vehicle, leading research and development for usage of waste materials in highway construction to cut down highway construction costs and generate wealth out of waste materials, developing ropeways and funicular railways in the remotest parts of the country, thus boosting tourism. Panchgaon project for women of making carpets from scrap cloth is a classic example of women empowerment. Khadi Prakritik paint, which is made from cow dung, is aiding in employment in rural areas and have exponentially improved rural economy. When all industries were shut in the pandemic, Mr. Gadkari empathized with people by conducting webinars and 800 plus video conferences. His quick decision making in procuring oxygen PPE kits helped those affected by the deadly virus. He generously donated ambulances to NGOs, helped to set up oxygen plants, factory to make remdesivir injections and injections for mucormycosis. Thus, by showcasing strong leadership and taking quick decisions, he handled the COVID situation effectively. His affable nature goes beyond everyday personal equations as he continues to transmit his radiance and ideas to every individual or organization with his unmatched zeal. Gifted with an ability to dream the seemingly impossible dreams and getting them to fruition also defines this clairvoyant visionary. Nitin Gadkari shines on as one of modern India's pioneering leaders and his work a template for the coming generations. If there ever was the infrastructure man of India, he would answer to the name Nitin Jairam Gadkari. धन्यवाद जी। नागपुर के सांसद, हमारे लाडले नेता एवं केंद्रीय मंत्री श्री नितिन जी गडकरी का आज के कार्यक्रम में शाब्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं ज्यादा समय न लेते हुए हमारे नागपुर के विकास पुरुष, जिनकी मधुर मुस्कान से ही उनसे मिलने वालों की आधी परेशानी दूर हो जाती है तथा जिन्हें सुनकर शरीर में एक नई ऊर्जा शक्ति का आभास होता है, ऐसे हमारे चाहते माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन जी गडकरी साहब से निवेदन करता हूं कि वे कोरोना काल से निकले हुए हम व्यापारियों का मार्गदर्शन करें। माननीय श्री नितिन जी गडकरी से निवेदन करता हूं कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। नमस्कार। हमारे नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष मेहाड़ी जी, सभी पदाधिकारीगण, आदरणीय कैलाश चंद्र जी अग्रवाल भी मुझे दिख रहे हैं, सभी पूर्व प्रेसिडेंट, पूर्व पदाधिकारीगण जिनसे मैं व्यक्तिगत रूप से परिचित हूँ, ऐसे सभी सम्मान्य अतिथिगण। वैसे मुझे मेरा परिचय आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आप में से बहुतांश लोगों को मैं पिछले 40-45 साल से जानता हूँ। सबसे पहले मैं समझ सकता हूँ कि कोविड के काल में आप सब लोगों ने कितने अड़चनों का और समस्याओं का सामना किया है। बहुत कठिन समय से हम गुजर रहे हैं और स्वाभाविक रूप से हमारे सामने अनेक चैलेंजेस भी इसके कारण है। फिर भी मैं आप सबका अभिनंदन करूंगा, शुभेच्छाएं दूंगा कि इतने कठिन काल में भी
आप संघर्ष करके आप इससे बाहर निकलकर फिर से एक बार आपने आपके उद्योग व्यवसाय को शुरू किया है। आपकी ये इच्छा शक्ति, विजयी मनोवृत्ति निश्चित रूप में देश और समाज के प्रगति के लिए हम सबको उपयोगी होगी। जहाँ तक नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, ये हमारे उद्योग व्यापार क्षेत्र की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें नागपुर और विदर्भ में उद्योग व्यवसाय व्यापार बड़े प्रमाण पर बढ़े, यहाँ रोजगार निर्माण हो, ग्रोथ रेट बढ़े, पर कैपिटा इनकम बढ़े, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़कर यहाँ परचेसिंग पावर बढ़े और इन सब के कारण कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी, उससे एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल खड़ा हो और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल अगर खड़ा हुआ तो यहाँ की गरीबी दूर होगी और यहाँ के किसान कभी आत्महत्या नहीं करेंगे। जो विदर्भ आज किसानों के आत्महत्या के लिए प्रसिद्ध है, वही विदर्भ में किसान फले फूल कर अच्छा काम करेंगे। यही मकसद मेरे साथ आप सबके मन में भी है और इसलिए संस्था का, नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का उद्योग व्यवसाय के साथ, व्यापार व्यवसाय के साथ काफ़ी अच्छा आप सबका संबंध भी है और आप उसके जानकार भी हैं। पहले ऑक्ट्राय था, फिर बीच में वो ऑक्ट्राय के बजाय पर कौन सा टैक्स आया था, जी नहीं, नागपुर में एक आया था, पृथ्वीराज चौहान ने लगाया था, एलबीटी। तो एलबीटी ने आपको तकलीफ दी, फिर वो ऑक्ट्राय था, अब खत्म हो गया है और जीएसटी भी आया जिससे सरलीकरण हुआ है। और जीएसटी और इनकम टैक्स में और विशेष रूप से सभी टैक्सों के बारे में अब जो कंप्लायंस है वो कम से कम होना चाहिए। घर में बैठकर सब काम होना चाहिए, ना कोई सरकारी अधिकारी आपके दुकान में आना चाहिए, ना आपको ऑफिस में जाने की आवश्यकता पड़नी चाहिए, यही हम सबको लगता है। और इसलिए महानगर पालिका, एनआईटी सबको डिजिटलाइज करना, सिस्टम को सुधारना और लोगों को तकलीफ नहीं देना, कंप्लायंस को ख़त्म कर देना और डिजिटल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम तैयार करना ताकि घर में बैठकर सब काम हो जाए। अभी मैंने आरटीओ से रिलेटेड 18 काम ऐसे किए हैं, निर्णय किए हैं कि जिसमें आपको आरटीओ ऑफिस में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो स्वाभाविक रूप से ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सबसे पहले हमारे उद्योग क्षेत्र और व्यापारिक क्षेत्र के लोगों की तकलीफें बंद हो, जो बार बार इंस्पेक्टर राज है उससे हमको मुक्ति मिले, यही हमारा प्रयास रहा है। काफ़ी प्रमाण में काम हुआ है, पर अभी महानगर पालिका के लेवल पर, जिला पंचायत के लेवल पर या अनेक गवर्नमेंट ऑफिसेस को लेकर जो भी समस्या है उसके बारे में नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक्सपर्ट लोगों ने कमेटी अपॉइंट करके इसमें निश्चित रूप से कुछ उनका समस्या को लेकर कुछ इससे और सरलीकरण, ट्रांसपेरेंसी, टाइम बाउंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड करप्शन फ्री सिस्टम होने के लिए कुछ आपके सुझाव होंगे तो आप जरूर दीजिए, हम सब उसका फॉलोअप करेंगे। और मैं ये मानता हूँ कि अभी जितने प्रमाण में हम सब लोग चाहते हैं उतना पर्याप्त मात्रा में अभी तक बदल नहीं हुआ है, वो हम लोग करेंगे और दोनों बाजू से सभी स्टेक होल्डर से इसके लिए सहकार्य मिलेगा। तो अच्छी गुड न्यूज़ आज मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 17 से 18% है। विशेष रूप से यूरोपियन कंट्री और अमेरिका में ये 12% है, 12 से 13%, और चाइना में 8 से 9% है। और लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने के लिए हमको अच्छे रोड चाहिए, तो मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। ग्रीन हाईवे बन रहे हैं, अब नागपुर से हैदराबाद नया हाईवे बना रहे हैं, अब नागपुर से मुंबई समृद्धि महामार्ग राज्य सरकार ने बनाया है, और नागपुर से लेकर अब नागपुर से काटोल जाओ, छिंदवाड़ा जाओ, कहीं गोंदिया जाओ, सब जगह पर अभी हम लोग अभी नागपुर से भंडारा भी 6 लेन कर रहे हैं, नागपुर से बुटीबोरी का भी 6 लेन करने वाले हैं। तो लगभग नागपुर से और विदर्भ के जितने रोड हैं तो देश के भी कर रहे हैं, तो सब स्वाभाविक रूप से अभी मैं बीच में गया था कर्माझरी, तो जबलपुर से नागपुर जाने के लिए 6 घंटे 7 घंटे तक लगते थे, तो लोगों ने मुझे बताया कि 2.5 घंटे में और 3 घंटे में लोग जबलपुर नागपुर प्रवास करने लगे। तो एक तो रोड सेक्टर में काफ़ी सुधार हुआ है जिससे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। दूसरा, हमने एक निर्णय किया जिसका आज ही मैंने उद्घाटन किया है, अपने बैद्यनाथ के सुरेश शर्मा, उनका लड़का है प्रणव, उसी को मदद, कंसल्टेंसी, डायरेक्शन, मदद सब मैंने की, और पहली बार एलएनजी पर आज नागपुर में
हिंदुस्तान में पहली बार ट्रक, डीजल के ट्रक ट्रांसफ़र हुए। ये डीजल का ट्रक जो होता है ये एक इसमें 5 किलोमीटर एवरेज देता है 1 किलो गैस में। और एक डीजल ट्रक को कन्वर्ट करने के लिए टोटल 10 लाख रुपए लगते हैं। और 10 लाख रुपए खर्चा करने के बाद ये पैसा केवल 295 दिन में वसूल हो जाता है। इसका कारण एलएनजी में जो इकोनॉमिक्स है वो काफ़ी सस्ता है। और इसलिए आने वाले समय में जब हमारे ट्रक ट्रांसपोर्ट एलएनजी और सीएनजी बेस हो जाएंगे तो हमारी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट 50% कम हो जाएगी, और जिसका फ़ायदा उद्योग व्यापार क्षेत्र में आप सबको होगा। तो पहली बात, इसकी शुरुआत हिंदुस्तान में पहले देश के रूप में आज नागपुर में शुरू हुई है। और अभी ही आज बड़े प्रमाण पर लोगों ने उनको 2000 ट्रक को कन्वर्ट करने के ऑर्डर दिए। और अभी वो नागपुर से जबलपुर, नागपुर से मुंबई, नागपुर से पुणे, नागपुर से भोपाल, फिर नागपुर से हैदराबाद, नागपुर से चंद्रपुर, और ये जो जितने बड़े रोड है वो रोड पर अभी वो फिलिंग स्टेशन डाल रहे हैं। तो ये स्टेशन आने के बाद गैस स्टेशन बन जाएंगे तो बसेस भी चलेगी, तो टिकट के रेट 40% कम हो जाएंगे। इसका कारण एलएनजी भविष्य का फ्यूल है और सस्ता है, उसका एवरेज ज़्यादा है और कंपैरेटिवली ग्रीन फ्यूल है, और डीजल पेट्रोल की तुलना में हमारी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। तो सबसे बड़ा फ़ायदा इसका होगा तो लॉजिस्टिक कॉस्ट में आप सबको होगा। आज ही वहाँ मैं था तो प्यारे खान करके जो ट्रांसपोर्टर है उसने अपने ट्रक आज ही 5 बनाए, तो उनको टाटा ने ऑर्डर दिया है कि एलएनजी ट्रक पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो मैं आपको यही कहूँगा कि जहाँ जो ट्रक 800 से 1000 किलोमीटर रोज चलता है उसको एलएनजी में कन्वर्ट करना, और जो ट्रक 200-250 किलोमीटर बस चलती है, गाड़ी चलती है पेट्रोल की, उसको सीएनजी पे कन्वर्ट करना। तो हमारे यहाँ सीएनजी भी शुरू हुआ है। अपने पद्मेश गुप्ता जो थे, उनका लड़का कौस्तुभ गुप्ता को मैंने दोनों प्रोजेक्ट में मेरा रुचि भी थी, तो मैंने जब वो आए मेरे पास तो मैंने कहा ये शुरू करिए। और आज नागपुर में करीब 100-150 बसेस कन्वर्ट हुई है। उसके बाद बड़े प्रमाण पर कार, ऑटो रिक्शा कन्वर्ट हुई है, और इनकी बचत जो है वो करीब 40% डीजल की कॉस्ट और पेट्रोल की कॉस्ट में बचत हो रही है। तो ये इसके कारण एक काफ़ी बड़ा एडवांटेज है, और पोल्यूशन भी कम हो रहा है। तो निश्चित रूप से ये लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के उपलक्ष्य में आपके छोटे छोटे व्हीकल्स हैं आपके पास। मुझे याद है कैलाश जी के दुकान में मैं जाता था तो पैदल जाना पड़ता था वो किराना ओली में, तो कभी पहुँचते पहुँचते कितने धक्के खाने पड़ते थे। अभी वो हाथ ठेले थे या वो टायर के बड़े ठेले खींचते थे लोग। अब इलेक्ट्रिक का ट्रांसपोर्ट हमने किया है, ई कार्ट, और अब इसलिए ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में कम करना ये हमारे ट्रेड, बिजनेस और इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी बात हुई। और हिंदुस्तान में इसका सेंटर नागपुर है, और इसका फ़ायदा आप सब लोगों ने लेना चाहिए, ये मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि पेट्रोल के भाव बहुत बढ़े हैं, डीजल के भाव बढ़ रहे हैं। अब मैं फ्लेक्स इंजन ला रहा हूँ। फ्लेक्स इंजन का मतलब ये है कि आपके गाड़ी में जो पेट्रोल का इंजन है, जैसे अभी BMW, मर्सिडीज़ और टोयोटो, होंडा, जितनी कार यहाँ है, ये अमेरिका, ब्राज़ील और कनाडा में फ्लेक्स इंजन उसका है। कॉस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कॉस्ट उतनी है नई गाड़ी लेने के बाद। पर इसमें अल्टरनेटिव होता है कि अगर पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो आपके गाड़ी में 100% पेट्रोल भरना या 100% इथेनॉल भरना, ये आपका चॉइस होगा। इथेनॉल का भाव 60-65 रुपये लीटर है और पेट्रोल का भाव 110 रुपये लीटर है। और इथेनॉल एक ग्रीन फ्यूल है और पेट्रोल से अच्छा है, तो स्वाभाविक रूप से आपका पैसा बचेगा। टू सेव मनी इज टू अर्न मनी। और आपको ताज्जुब होगा, मैंने देश का पहला ट्रैक्टर जो मेरे नाम का है उसको सीएनजी पर कन्वर्ट किया है, तो 1.25 से 1.5 लाख रुपए एक किसान की बचत होगी। तो मैं विदर्भ में चंद्रपुर, भंडारा, गढ़चिरौली सब जगह पर अब मेरा एक मिशन मोड में काम कर रहा हूँ कि किसानों को 1 से 1.5 लाख रुपए साल का फ़ायदा हो जाएगा अगर वो सीएनजी पे जाएंगे, और मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो जाएगी। तो ये जो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इकोनॉमिक वायबिलिटी को बढ़ाना, ये चेंबर में इसका विचार होना चाहिए, मेरा आपसे अनुरोध है। आज जब मैं रिंग रोड पर गया और वहाँ मैंने इनका पंप का एलएनजी स्टेशन का उद्घाटन किया, तब बहुत दिनों से मेरे मन का एक सपना है, पर जिसको चेंबर ने इनिशिएटिव अभी तक जितना किया मुझे मालूम नहीं, पर मैं आपको हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आइए। और ये रिंग रोड के बाजू में
एक 10-12 एकड़ रोड पर ज़मीन, बाकी अंदर में लेकर 1000-1500 एकड़ ज़मीन लेकर आप लोग एक ट्रांसपोर्ट प्लाजा, ट्रांसपोर्ट नगर बनाइए, जहाँ बैंक्स होंगी, गोडाउन्स होंगे, रेस्टोरेंट्स होंगे, ड्राइवर क्लीनर को रहने की व्यवस्था होगी, आपका माल वहाँ स्टोरेज हो पाएगा, ट्रक के वर्कशॉप होंगे और ट्रक को रात को रखने की जगह होगी, ड्राइवर कंडक्टर को रहने की जगह होगी। ये पूरा एक ट्रांसपोर्ट प्लाजा आप एक थोड़ा सा अमरावती रोड से आने वाले रिंग रोड के बाजू में और एक यहाँ के रोड से, दोनों तीनों बाजू में आपने 2 जगह बनाया तो नागपुर शहर के अंदर का कंजेशन भी खत्म होगा। ये रोड पर ठेले और गाड़ियाँ दुरुस्त करने वाले लोग हैं, ये भी सब जाएंगे और एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है। अभी मैंने एनआईटी चेयरमैन को कहकर कामठी रोड का प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए कहा है, जो एन कुमार ने बनाया था, तो उसके भी प्रॉब्लम सॉल्व करके इसमें आप भी इनिशिएटिव लीजिए, ताकि इसके कारण आपको उसका ज़रूर फ़ायदा होगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसके साथ साथ सबसे खुशी की खबर मैं आपको देता हूँ, कल ही मेरे यहाँ मीटिंग हुई और अब नागपुर का ब्रॉडगेज मेट्रो का सपना साकार हो गया। कल हमने ऑर्डर भी बुक किया है। विदर्भ इंडस्ट्री एसोसिएशन के पदाधिकारी और मैं और सब मिलकर हमने निगोशिएट किया और ये मेट्रो हमारे देश की पहली मेट्रो है जो नागपुर से अमरावती, नागपुर से छिंदवाड़ा, नागपुर से बैतूल, नागपुर से गोंदिया, नागपुर से वड़सा, फिर नागपुर से यवतमाल और नागपुर से रामटेक और ये सब रोड पर चलेगी और इसकी स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो नागपुर से अमरावती जो है वो केवल 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट में हो जाएगा। तो नेचुरली आपके लिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के व्यापारियों के लिए बहुत फ़ायदा होगा। ये 8 डब्बे की गाड़ी होगी, 6 डब्बे में 2 डब्बे बिजनेस क्लास के और 4 डब्बे इकोनॉमिक क्लास के होंगे। सबको टीवी होगा सामने, एयर कंडीशन गाड़ी है, फॉरेन में जो वेस्टर्न कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में वैसी गाड़ी है। और इसमें जैसे आपको प्लेन में बैठकर आजकल नाश्ता चाय पानी मिलता है वो मिलेगा। इसके साथ साथ एयर होस्टेस जैसी लड़कियां लड़के उसमें सेवा देंगे और विशेष रूप से इसमें 2 डब्बे जो होंगे माल के लिए होंगे, दवाइयाँ, मिल्क प्रोडक्ट्स, सब्जियाँ। तो 1 डब्बा सामने और 1 डब्बा पीछे जो एयर कूल्ड होगा, एयर जिसमें आप कोल्ड स्टोरेज जैसी व्यवस्था होगी, तो हमारा माल उसमें जा सकेगा। तो छोटे व्यापारियों को नागपुर से कोई माल खरीदी किया गया तो उधर ले जाएंगे, जैसे स्टील और सीमेंट के लिए उपयोगी नहीं है, पर आपके छोटे छोटे मटेरियल जो है दवाई के व्यापार के लिए इसका फ़ायदा होगा। और मुझे लगता है ये अभी 1 साल के अंदर, मैंने उनको कल टाइम लिमिट दी है, 1 साल 1.5 साल के अंदर वो नागपुर में शुरू हो जाएगा। तो ये देश का पहला मेट्रो और इसका टिकट ये स्टेट ट्रांसपोर्ट के टिकट के बराबर रहेगा, ऐसा मेरा प्रयास है। तो एयर कंडीशन गाड़ी में 1 घंटा 10 मिनट में एसटी को 3 घंटे लगते, उतने पैसे में लोग जा सकेंगे। और ये जो मेट्रो है 50-100 मेट्रो हम खरीद रहे हैं, तो उसमें से वीआई के पास हमारे यहाँ के जो कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर है, जो टूरिज़्म में काम करने वाले लोग हैं और उसमें अलग अलग प्रकार के बस ट्रांसपोर्टर है, तो ऐसे लोगों ने अपने नाम दर्ज किए हैं और एमएसएमई में हमको लोन दे रहे हैं। 30 करोड़ की एक मेट्रो है और मेरा पूरा विश्वास है कि मैक्सिमम 3 साल के अंदर इसका पैसा वसूल हो जाएगा और ये एक वायबल होगा। और हम ये केवल विदर्भ के ही लोगों को ये मेट्रो दे रहे हैं ताकि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले। तो ये एक पैसेंजर ट्रैफिक में और गुड्स ट्रैफिक में जो 2 चीज़ें नागपुर में हो रही, इसका फ़ायदा विदर्भ के उद्योग और व्यापार जगत को निश्चित रूप से मिलेगा। एक जो महत्वपूर्ण बात है कि जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ कि इसमें किराना मर्चेंट एसोसिएशन का एक बड़ा मार्केट के लिए मैंने एनआईटी में उनको जगह दिलाई और रमेश मंत्री जी के साथ सब लोग मेरे पास आए थे और मैंने उनको इतना ही कहा था कि आप इस जगह का आर्किटेक्ट अच्छा वर्ल्ड आर्किटेक्ट करिए। आपको पता है कि सेंट्रल एवेन्यू रोड पर एनआईटी ने जो अनाज बाजार बनाया था, एक भी दुकान नहीं आया, ना कोई अनाज का दुकान आया, ना कोई उपयोग हुआ, पूरा बेकार गया और सड़ा दिया रोड को। तो अब ये मैंने ये जो कहा, इसका डिज़ाइन एक नीदरलैंड के वर्ल्ड फेम आर्किटेक्ट है और खरे उनके आर्किटेक्ट थे, उनको उससे जॉइंट वेंचर करके उसका डिज़ाइन करके, आपको पता है कि मैं शहीद चौक वाला रोड बड़ा कर रहा हूँ और इसमें सबके दुकानें टूटने वाली है। और विशेष रूप से केड़ीबाग रोड भी हमने बड़ा किया, वहाँ बड़ा अभी आज ही ये कार्यक्रम खत्म होने के बाद मेरी मीटिंग है, वहाँ
बुधवार बाजार में बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स तैयार कर रहे हैं। तो हम लोग जहाँ पार्किंग की व्यवस्था हो, बैंक हो, रेस्टोरेंट हो, लोगों के आने में सुरक्षितता हो, ऐसे मार्केट यहाँ खड़े करने चाहते हैं। रेडीमेड गारमेंट के लिए, लेडीज़ गारमेंट के लिए, साड़ियों के लिए बड़े बड़े मार्केट हो जहाँ पार्किंग हो, लोग जाए मॉल में बढ़े और आप लोग का धंधा बढ़े। वही गली गली में घुसते हैं, इतवारी के एक एक घर में सुपारियाँ रखते हैं। क्या मज़ा है इस धंधे में, झगड़े होते हैं घर मालक और किराएदारों के। अब आपको भी इसको बदलना होगा, इसमें आपका फ़ायदा है, इसमें टर्नओवर बढ़ेगा, नागपुर में बिजनेस बढ़ेगा। तो इतवारी को भी डिकंजेस्ट करना पड़ेगा। अब पूरा शहीद चौक वाला रोड 4 लेन बन रहा है मेयो हॉस्पिटल से लेकर, और वो आगे पूरा हरिहर मंदिर तक जाएगा। और आपने सवाल पूछे, मैंने पूर्व नागपुर उत्तर नागपुर के अंदर की लिंकिंग काफ़ी अभी भूमि पूजन कर रहा हूँ, टेंडर भी निकल गए हैं, पर मुझे अभी ये कोविड के कारण ज़रा तकलीफ हुई थी। तो हम लोग पूरी कनेक्टिविटी में ध्यान दे रहे कि उधर कैसे कनेक्ट हो जाए। तो ये जो कृषि उत्पन्न बाजार समिति कड़मना में जो किराना एसोसिएशन के साथ जो बड़ा प्रोजेक्ट है, वैसे एक एक जगह पर आप जगह चुनिए। और मैं बता रहा हूँ आपको, ये इकोनॉमिकली वायबल है। ये प्रोजेक्ट करके आप निश्चित रूप से 200-400 करोड़ कमाएंगे ही। यानी जगह खरीदी करके अगर आप मेंबर बन जाएंगे तो हम फाइनेंस उपलब्ध करा के देंगे आपको, और एनआईटी कॉरपोरेशन आपको मदद करेगी, उसकी जगह रिजर्व है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि नागपुर को इस प्रकार से स्वच्छ सुंदर नागपुर, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और साउंड पोल्यूशन से मुक्त नागपुर, ये हमारा सपना है। मैंने भी 160 खेलने के मैदान बनाए नहीं, अब करीब 250 गार्डन्स बना रहे हैं। सभी जगह पर बड़े बड़े ब्रिजेस बना, अभी कमाल टॉकीज चौक से उधर से यानी कामठी रोड से लेकर ताजबाग तक, नई शुक्रवारी रोड से आकर यहाँ रोटरी बन रही है अशोक चौक पर, नाग नदी के वहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक। और फिर ये जो नया मल्टी मॉडल हब बनेगा अजनी में, तो इसके कारण तो आपको सब बस सर्विस वहीं से होगी, रेलवे वहाँ होगी, मेट्रो नागपुर की ब्रॉडगेज मेट्रो वहाँ होगी, स्टैंडर्ड गेज मेट्रो वहाँ होगी। और वहाँ आने के बाद एकदम नागपुर का चित्र, और वहाँ से पूरा एक्सिस कंट्रोल पूरे नागपुर के बाहर जाने के लिए रोड बनेंगे, सब ब्रिजेस बनेंगे। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है। अब वर्धा में एक लॉजिस्टिक पार्क हमने शुरू किया है और मैंने एनएचआई को टेक ओवर करने के लिए कहा है, और वहाँ अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट वहाँ से आसानी से हो पाएगा। नागपुर ये ड्राई सैटेलाइट पोर्ट बनाने की मेरी इच्छा है। अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए मुंबई जाने की ज़रूरत नहीं, भले समुद्र नहीं है, पर आपका माल वर्धा में हमारे पोर्ट में बुक होगा और यहाँ से डायरेक्ट दुनिया के कहीं भी जाएगा। हमने संतरे के लिए, आपको पता होगा कि करीब अनेक गाड़ियाँ छोड़ी और संतरे को अच्छा मार्केट मिला। तो नागपुर के उद्योग व्यापार क्षेत्र में अगर आप इस प्रकार से लार्ज स्केल में एक्सपोर्ट में देश भर में अगर ये काम करेंगे तो नागपुर में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। पर एक विजन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को तैयार करनी पड़ेगी कि भाई नागपुर का उद्योग व्यवसाय का टर्नओवर आज जितना है उससे दुगना कैसे होगा। क्या नए नए प्रोडक्ट नागपुर मार्केट में हम लोगों को डेवलप कर सकते हैं। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। देखो, हमसे अमरावती छोटा शहर है, वहाँ के व्यापारियों ने मिलकर शहर के बाहर रेडीमेड गारमेंट का कितना बड़ा हब बनाया। जब अमरावती वाले कर सकते तो नागपुर वाले क्यों नहीं कर सकते। और इसलिए ये बहुत सी बातों के बारे में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मैं नागपुर का हूँ, मेरा जन्म नागपुर में हुआ है और वो भी महाल में हुआ है, और महाल इतवारी को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर आया हूँ, मैं फिर से महल में जाने वाला हूँ और वही रहने वाला हूँ। वही जन्म हुआ, वही मरना है। इतना अटैचमेंट वो महाल, इतवारी सबसे, पर हम इसको सुधारना चाहते हैं। और सुधारने के लिए लोगों की भी मानसिकता होनी चाहिए, सभी बातों में सुधार करें। और पावर के रेट को भी अभी धीरे धीरे, भरतिया जी जानते हैं कि हम लोग सोलर पावर तैयार कर रहे हैं 2 रुपये 40 पैसे की। तो अब नेचुरली वो पावर ऐड हो जाएगी। और पावर में अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक मीटर को मंजूरी दी है। अब इसके बाद जैसे मोबाइल फ़ोन होता है वैसे आपके घर में दुकान में मीटर होगा, आपका कार्ड आप चार्ज कर लो और जितना पैसा भरो उतना बिजली यूज़ करो। अगर आपका पैसा ख़त्म हो गया तो बिजली गुल। अब ना बिल भरना ना कुछ भरना। और इसके लिए 3.5 लाख करोड़ भारत सरकार से खर्चा कर रहे हैं। तो आपके इंडस्ट्री में आपका कार्ड होगा, आपके घर में आपका कार्ड होगा, और बिजली भी धीरे धीरे सस्ती करने का प्रयास हो रहा है। और ये ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेस कम करेंगे, चोरियाँ कम होगी। तो भारत सरकार ने 3.5 लाख करोड़ की योजना राज्य सरकारों के लिए बनाई है। मैं अनेक दिनों से उसके पीछे पड़ा था। और डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, जनरेशन को प्राइवेटाइज करने के बजाय
हमने इसमें ये नई स्कीम लाई है, अब सबके मीटर बदल जाएंगे तो आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की कोई तकलीफ ही नहीं, जैसे मोबाइल फ़ोन है वैसे आपके मीटर चलेंगे। तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमारे जीवन को सस्टेनेबल करने की अनेक योजनाएं हम सब ला रहे हैं और इसका फ़ायदा होगा। पर जब तक ग्रास रूट पर हमारे यहाँ उद्योग व्यापार नहीं बढ़ेगा, हमारा कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में विकास नहीं होगा, इंडस्ट्री नहीं बढ़ेगी, रोजगार नहीं बढ़ेगा, पर कैपिटल इनकम नहीं बढ़ेगा तो कैसे होगा। और भरतिया जी, आप थोड़ा चार्टर अकाउंटेंट है, आप मैं एम्प्रेस मिल की जगह पड़ी है, मैं रेडीमेड गारमेंट के 2 जोन वहाँ का अभी मुझे जिन्होंने फार्मास्यूटिकल मार्केट बना है वो मेरे पास आए थे, उन्होंने ये एम्प्रेस मिल की जो तिलक पुतला के आपने यहाँ से जो टाटा पारसी के सामने जाती है वो जगह ली है, वहाँ रेडीमेड गारमेंट का एक जोन बन सकता है। अब गीता मंदिर के सामने मैंने हाउसिंग बोर्ड को कहा कि यहाँ एक बड़ा दुकान पूरी बरडी का मेन रोड यहाँ लाकर यहाँ बढ़िया रेडीमेड गारमेंट का जोन बन सकता है रिटेलर के लिए, होलसेलर के लिए नई जगह देखो। पूरे शहर में पेंट, हार्डवेयर, प्लास्टिक, इससे लेकर जितने प्रकार के होलसेलर्स है, एक एक एसोसिएशन आगे आए और बढ़िया मार्केट बनाए। मैं जगह देने के लिए तैयार हूँ और ये इकोनॉमिकली वायबल है, ये कोई फुकट का नहीं है। पर जब हम देने के लिए जाते तो आप क्या बोलते हैं, हमको फुकट में जगह दो। तुमको क्यों फुकट में दो? जब तुम्हारी जगह की कीमत जब आगे जाकर 10,000 रुपये स्क्वायर फीट होगी तो महानगर पालिका और एनआईटी ने तुमको क्यों फुकट में जगह देनी चाहिए? वो जगह खरीदने के बाद, तुमने बिल्डिंग बनाने के बाद भी तुम्हारा वैल्यूएडिशन होने वाला है। और इसके कारण अगर नागपुर में अगर ये बढ़ा तो आपका उद्योग व्यापार बढ़ेगा। ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स का अभी नया मैंने स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई। अब बड़े प्रमाण पर आपको बताता हूँ, इतने बड़े प्रमाण पर अभी ये इंडस्ट्री है कि 6.5 लाख करोड़ की ये इंडस्ट्री है। इसमें जो 2 व्हीलर है बजाज और टीवीएस, दोनों के एमडी यंग लड़के मेरे पास आते हैं, और हीरो, तीनों का 50% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट हो रहा है। अब इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक बाइक आ रही है, अभी इथेनॉल की बाइक हम ला रहा हूँ, तो अब ये टीवीएस की भी और बजाज की, तो ये सब जितना बढ़ाएगी इकोनॉमी उससे रोजगार मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा। बूटी बोरी अच्छा डेवलप हुआ। अब धीरे धीरे हमने रिंग रोड नागपुर का बना लिया है। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि प्लान डेवलपमेंट में उद्योग व्यापार के क्षेत्र के लोग भी अपने लिए अगर अच्छी ये सब बातों का उपयोग करके जोनिंग में अगर अपने लिए योजना बनाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। आपका ऑफिस आपने अच्छा बनाना चाहिए, जो आपका सिविल लाइन्स का है, उसमें कन्वेंशन सेंटर हो छोटा सा, वहाँ कॉन्फ्रेंस रूम्स हो, वीडियो कॉन्फ्रेंस हो, और ज़माने के साथ टेक्नोलॉजी के साथ हमें बदलना होगा, तब नई जनरेशन को हम कुछ देकर जाएंगे। और इसलिए निश्चित रूप से बोलने लायक बहुत सी चीज़ें हैं, पर अब काफ़ी परिवर्तन नागपुर में हो रहा है। और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे पानी नागपुर में मिलने वाली देश की पहली सिटी है। ब्रॉडगेज मेट्रो पहली सिटी है। टॉयलेट का पानी बेचकर 325 करोड़ कमाने वाली पहली सिटी है। तो हमारे 24 घंटे पानी मिल रहा है। आज मैं ताजबाग में गया तो मैंने सवाल पूछा पानी की, पहले वहाँ बहुत प्रॉब्लम था, अब बोले 24 घंटे पानी आता है। तो हमने रोड के प्रॉब्लम सॉल्व किए, आज अपने पीने के पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, अभी पावर कट, लोड शेडिंग की बात चली गई, अब धीरे धीरे काफ़ी अच्छी हुई, रोड के नेटवर्क अच्छा बन गया। अब नाग नदी पर हम 2400 करोड़ खर्चा कर रहे हैं, 1200 करोड़ का अजनी का स्टेशन वर्ल्ड का नंबर 1 का बेस बना। केवल एक चीज़ बाकी रही है, वो रही है नागपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम शुरू करना। देवेंद्र के समय टेंडर निकाला था, पर बाद में ये सरकार ने उसको कैंसिल किया। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, थोड़ा अभी गाड़ी लाइन पे आई है तो ये टेंडर हो जाएगा। मिहान में सब लोग आए, आज 62,000 नागपुर के जवान लड़कों को मिहान में काम मिला है, और ये 62,000 लोग 20 से 40-50 हज़ार रुपये महीना कमा रहे हैं, तब आपके दुकान का कपड़ा और किराना खरीद रहे हैं। इससे नागपुर की इकोनॉमी बढ़ी है। और मैं अब 2 साल में 1 लाख लोगों को वहाँ रोजगार देने वाला हूँ। TCS है, टेक महिंद्रा है, HCL है। अभी नागपुर में 22 एंड तक ये जो फाल्कन जेट एक 13 सीटर का वो नागपुर में बनेगा। अब नागपुर में इसमें जो अपना MRO होता है विमानों के लिए, वो प्रफुल्ल पटेल का लड़के का भी एक शुरू है, एयर इंडिया का भी है, और काफ़ी बड़े प्रमाण पर अब विमान सर्विसिंग के लिए नागपुर में आएंगे। तो नागपुर की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री आनी चाहिए। अभी मैं 6.5 लाख करोड़ की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को, जिसका मैं मंत्री हूँ, मैं उसको 5 साल के अंदर वर्ल्ड का नंबर 1 हिंदुस्तान को मैन्युफैक्चरिंग हब बना रहा हूँ।
अब इलेक्ट्रिक ट्रक, इलेक्ट्रिक बसेस, अभी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मशीनरी का कल मैंने सेमिनार लिया उनको भी इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, एलएनजी पे कन्वर्ट करने के लिए मैंने कहा है। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ही अभी 10 लाख करोड़ की हो जाएगी। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ बड़े बड़े उद्योग आए और इससे हमारी यहाँ की इकोनॉमी बढ़े। और लो एमिस क्राइम, वही गोनी पे बैठकर जीवन भर धंधा करना और सुपारी बेचना या शक्कर बेचना या हल्की बेचना, इससे थोड़ी तकदीर बदलने वाली है। यू हैव टू थिंक समथिंग बिग। और ये विजन चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपने एंटरप्रेन्योर्स जितने लोग हैं उनको दे। और इससे हमारे यहाँ जैसे नुवाल जी का उदाहरण है कि नुवाल जी यहाँ आए और चंद्रपुर में थे, मुझे बता रहे थे कि कोई लॉज पर रहते थे, रहने के लिए घर भी नहीं था, और 1 जनरेशन वो इंडस्ट्री 5,000-6,000 करोड़ की बन गई और आज पूरे देश में उनका नाम हो गया है। तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। ये 10-20-50-100 करोड़ के लोगों से नागपुर नहीं बनेगा। 5-5 हज़ार करोड़ के टर्नओवर करने वाले कम से कम 25 लोग जब नागपुर में होंगे तब नागपुर की इकोनॉमी बदलेगी। 2,000 करोड़ करने वाले कम से कम 30-40 लोग होंगे, 500 करोड़ वाले 100 लोग होंगे, तब नागपुर की इकोनॉमी बढ़ेगी। तब कहीं ना कहीं रोजगार बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तब यहाँ की मल्टीप्लाई होगी इकोनॉमी। और इसलिए अब कॉटन यहाँ है, हमारे यहाँ खनिज है, मिनरल्स है, हमारे यहाँ उद्योग व्यवसाय के क्षेत्र में ये एक अच्छी विजन अपने एंटरप्रेन्योर्स को देकर हमको इसको बदलना होगा। कुछ बातें आपने बताई थी, इसमें कुछ आई है। एक तो ये तेल के बारे में प्रश्न पूछा गया था, तो मैं तो आपको कहूँगा कि मैंने खुद इनिशिएटिव लेकर पामोलिन ऑयल पर इतनी ड्यूटी लगाई है, इसीलिए तो सोयाबीन का भाव 8,000 रुपये हुआ। अभी सरसों का भाव बढ़ा। और दूसरा, हमने मिक्सिंग के बारे में सोयाबीन के साथ जो पामोलिन में, उसके लिए भी बंदी लाई है। और इसलिए नेचुरली अब ऑयल इंडस्ट्री विदर्भ में बढ़ेगी। और इस साल थोड़े रेट महंगे होंगे सोयाबीन के, धीरे धीरे लोग ज़्यादा लगाएंगे। सोयाबीन होगा, भुईमूग होगा, सरसों होगी, जवस होगा, सूर्यफूल होगा। और तेल बिया में 1.5 लाख करोड़ का इंपोर्ट हो रहा है। अब हमने उसके भाव उनको अच्छे दिलाए, इसलिए इसका एकरेज बढ़ेगा और तेल में हम लोग आत्मनिर्भर बनेंगे। तो निश्चित रूप से हमारी नीति यही है कि हम इसमें कैसे आगे जाएं। तो निश्चित रूप से आपके कुछ सवाल है, अगर आप कहेंगे तो मेरे पास आए, मैं उसी की आपको तुरंत जवाब भी दे देता हूं। नाग विदर्भ चैम्बर्स का के जो सदस्य है उसमें जो आपने सवाल पूछे हैं, प्रश्नों, राम अवतार तोतला जी, ये अश्विन मेहाडिया जी ने सस्ता खाद्य तेल आयात होने के कारण देश में निर्मित स्वदेशी खाद्य तेल आर्थिक संकट में आ रहा, इसका जवाब मैंने दिया। हमने कहीं नहीं उतनी ड्यूटी लगा दी है और इसीलिए मार्केट में सोयाबीन के, सूर्यफूल के, सरसों के भाव बढ़े, क्योंकि हमने वो ड्यूटी बढ़ाने के कारण पामोलिन तेल महंगा हो गया। और इसी के कारण आज ये मैं आपके विचार से सहमत हूँ और हम इसमें और ड्यूटी लगाएंगे समय आया तो, और जिससे हमारे तेल को निश्चित रूप से फायदा होगा। हेमंत गांधी जी ने कहा है कि व्यापारियों की फिजिकल एक्टिविटी हेतु चैम्बर के लिए लीज पर जगह उपलब्ध कराए। ये फुकट काम छोड़ दो। आप धंधे करने वाले हैं, करोड़ों रुपए कमाओ और करोड़ों खर्चा करो। ये देखो, बैकवर्डनेस बिकमिंग ए पॉलिटिकल इंटरेस्ट। तो ये आप ये सस्ते में दो, यहाँ फुकट में दो, ये मेंटेलिटी से बाहर आओ। आप कमर्शियल जगह खरीदी करो, अच्छे आर्किटेक्ट से डिजाइन करो और आप 10-20 करोड़ एसोसिएशन में कमाओ ना। फायदे की बात करा देता हूँ मैं आपको। ये मुझे लगता है कि व्यापारियों के लिए इतनी सब जगह जो है वो सस्ते रेट में आपको मिलेगी। हम देने के लिए तैयार है, कारपोरेशन की और एनआईटी की। ये फुकट में 1 रुपया लीज पर तुम धंधा करते हो, वहाँ होलसेल करोगे, पैसा कमाओगे, और कारपोरेशन को 1 रुपये पे क्यों मांगोगे और हम क्यों देंगे आपको? ऐसा लोग हमारे ऊपर टिक्का टिप्पणी करें, ये नहीं होता है। हम आपको कमर्शियल प्राइस से रिजनेबल प्राइस में देंगे और इसमें आप जरूर करिए। खेल और मनोरंजन का केंद्र ऑलरेडी हमने इतना बड़ा सुरेश भट्ट सभागृह बनाया। अब मैंने वहाँ व्यवस्था की है। व्यवस्था ये की है कि वहाँ एक स्क्रीन लगाया बड़ा, और मैंने गोबर से पेंट बनाना, और गाय की मिल्क इकोनॉमी है, मदर डेयरी लाई है। तो गाय को बचाने के लिए वो गाय को 2 लीटर के गाय से 25 लीटर वाली गोरी कैसी हो, उसकी टेक्नोलॉजी है, प्लस एक लेबोरेटरी खोली है तेलंगखेड़ी में। तो मैंने सब फिल्में तैयार कर ली है
और वो फिल्मों में एक समय 2000 किसान बैठेंगे और देखेंगे। आप व्यापारियों के लिए बढ़िया फिल्म बनाओ और आपके लोगों को 2000 लोगों को सुरेश भट्ट सभागृह बैठो और पूरा पिक्चर 2 घंटे का दिखाओ, क्वेश्चन आंसर करो और आप उसका फायदा उठाओ, जिसके लिए मैं आपको ये मदद करने के लिए तैयार हूँ। हाईवे पर गाड़ियों पर वजन कराने पर शुल्क लगता है, उस शुल्क की प्रक्रिया समाप्त की जाए। अब ये कैसे फुकट में होगा? पहले 10 टन के गाड़ी में 14 टन ले जा रहे थे, 16 टन ले जा रहे थे, और उसके बाद ट्रांसपोर्टर अड़चन में। अभी मैंने कहा इसका वजन करो और 10 का 12 टन 12.5 टन कर दिया, अलाउ कर दिया लीगली, ताकि पुलिस वाले और बाकी लोगों की पकवाई ना हो, और इसको क्लियर कर दिया। अब उसका वजन करने का तो शुल्क लगेगा ही आपको। ये जो आप इस मानसिकता से बाहर आई है कि फुकट में है। इफ़ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। अगर 5 रुपए में चाय पीना है तो शहीद चौक में वहाँ फुटपाथ पर टपरी पर, और आपको होटल में पीना होगा तो 20 रुपये लगेंगे, 5 स्टार में जाओगे तो 200 रुपये लगाएंगे, तो उसका खर्चा ऐड होगा। तो ये वजन के लिए मैं सहमत नहीं हूँ। इसके लिए ट्रांसपोर्ट प्लाजा के बारे में मैंने आपको कहा, आप इनिशिएटिव लो ना। अब ट्रांसपोर्ट की एसोसिएशन, फूड एंड ड्रग वाले एसोसिएशन, अनाज वालों की एसोसिएशन, किराना वालों ने जगह ली अभी, उनकी एसोसिएशन, आप 25 एसोसिएशन मिलकर मेरे पास आओ, मैं आपको जगह देता हूँ। रेडीमेड गारमेंट, लेडीज़ गारमेंट, आप सब बनाओ, हार्डवेयर, आप सबका अप्लाई करो, हम जगह देने के लिए तैयार हैं। पर मुझे ये मेरे भी आपसे अपेक्षा है कि ये चारों दिशा में ट्रांसपोर्ट प्लाजा हम देने के लिए तैयार है। जगह आप आइडेंटिफाई करो, और एक सामने वाली जगह थोड़ी महंगी होगी 25-30 लाख रुपए, और पीछे में 15 लाख रुपए में मिल जाएगी। 1000 एकड़ ज़मीन ले लो और वो ज़मीन लेकर आप अच्छा प्लान करो, अच्छे रोड बनाओ, अच्छा आर्किटेक्ट अपॉइंट करो। मुझे याद है कैलाश जी ने वो हरिहर मंदिर के आगे एक किराना एसोसिएशन का एक वो वेयर हाउस और वो बनाया था, और तब वो अभी लोगों को सुविधा हुई उसके कारण, पर वो शहर के अंदर आ गया। तो आपको अभी रिंग रोड, जो आउटर रिंग रोड है बड़ा, उसके आगे चारों दिशा में आप बनाइए, वहाँ सब प्रकार की सुविधाएं होंगी और मैं उसमें मदद करने के लिए तैयार हूँ। ये कावरापेट से कुत्ते वाले बाबा मठ के पास राजीव गांधी पुराना कामठी रोड का फ्लाईओवर का भूमि पूजन अभी शायद काम शुरू हुआ। भूमि पूजन इसलिए नहीं हुआ, कोविड के कारण नहीं हुआ। मैंने ये पूरे पूर्व नागपुर और उत्तर नागपुर को जोड़ने के लिए रेलवे लाइन के अंदर के बहुत से काम फ्लाईओवर मंजूर कर दिए। एक मोमिनपुरा में फ्लाईओवर मंजूर किया है। ये मोमिनपुरा के बीच में से होगा, जो नोगा की फैक्ट्री है ना, रेलवे स्टेशन की तरफ जो रोड आता है राम मंदिर के पास, वहाँ से पूरा कामठी का जो चौक है अपना कामठी रोड का, वहाँ तक पूरा रोड और फ्लाईओवर बड़ा बना है, बहुत सुंदर। उसका काम शुरू हो रहा है अभी। बाद में इतवारी कामठी रोड से लेकर तो ताजबाग तक मैंने बताया आपको, वो फ्लाईओवर मंजूर हुआ है। वहाँ उसमें काफ़ी बड़ा पूरा आपका अग्रसेन भवन जो है गांधी बाग का, वहाँ से लेकर ऊपर से जाएगा फ्लाईओवर, तो काफ़ी फ़ायदा होगा। फिर शहीद चौक का रोड 4 लेन करने का है, उसके लिए भी मैं पीछे पड़ा हूँ। पर एक बार दुकान टूटने के पहले अगर उनको अल्टरनेटिव मिल जाएगा तो अच्छा होगा। हाँ ठीक। तो ये जो आपके क्वेश्चन थे तो उसके जवाब तो मैंने दिए हैं। अगर एक आधा क्वेश्चन और कोई होगा तो पूछिए, मुझे भी फिर कार्यक्रम में जाने का है। आपने प्राय सभी प्रश्नों के जवाब बड़े ही अच्छे से दिए। एक शायद आपकी नजर से चूक गया, आपकी नजर में आते आते। सर, आपसे निवेदन है कि नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स को रेलवे की एनआरयूसीसी में जो है प्रतिनिधित्व मिलाने के बारे में आप थोड़ा सा प्रयास करें। इससे वो तो आपका अधिकार होता है ना, वो अर्जुन आहूजा का प्रश्न है। मुझे लगता है आपका नाम आपने भेजा नहीं क्या रेलवे, मुझे लगता है आपका नाम आपने भेजा नहीं क्या रेलवे के पास। अब ये जो अध्यक्ष है चैम्बर के, एक बार मेरे पास आ जाए नाम लेकर, मैं आपके नाम का, वो एक्चुअली उसमें मैंडेटरी है चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रतिनिधि लेना, और वो यहाँ डीआरएम के हाथ में है, किसके लेकर जानकारी लेकर आइए। मैं तुरंत उनको बोलता हूँ कि ऐसी प्रथा रही है, आप इसको तुरंत, इनके प्रतिनिधि का ये ठहराव है, इसको अपॉइंट करिएगा। ठीक, जी सर। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा रहा, बहुत बढ़िया मार्गदर्शन। और अंतरराष्ट्रीय स्तर का शहर नागपुर बनने जा रहा है और इसका लाभ सभी को होगा। बहुत 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 आभार नितिन जी आपका, ग्रेट, बहुत बढ़िया काम है सर मैं आपको साथ है।
सर, जो पिछली बार आपने वेयर हाउसिंग के लिए बोला था, तब लास्ट जो हमारी मीटिंग हुई थी 11 सितंबर 2020 में, उसके तुरंत बाद ही 15 से 20 दिन में हमने एक कंपनी बना के पालेवाड जी के साथ मीटिंग कर लिया। हमने ऑलरेडी जगह भी आइडेंटिफाई कर ली है। एक बार वो हमारा जगह हो जाता है तो उसके बाद एमएसएमई में हम लोग आपका आएंगे सर उसके लिए। अभी देखो, नागपुर ये 0 माइल है और जीएसटी के बाद नागपुर ये लॉजिस्टिक का इंडिया का कैपिटल बन सकता है। अमेज़न से लेकर सब बड़े लोग नागपुर में गोडाउन बनाना चाहते हैं। अगर इस समय रिंग रोड के आजू बाजू में अगर आपने प्लान किया तो बड़ी बड़ी कंपनियां नागपुर में आएगी, पूरे देश में यहां से माल डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इसके साथ अपने उद्योग व्यापार रिंग रोड की तरफ आप ले जाइए और अच्छे मार्केट बनाइए, एयर कंडीशनिंग दुकान बनाइए, पार्किंग प्लेस बनाइए, अच्छे रेस्टोरेंट में वहां खाइए जो कम पैसे में आपको मिलेगा। तो लाइफ, क्वालिटी लाइफ को बदलिए। वो क्या है, गोनी पे बैठ के धंधा करके जिंदगी खराब करना, इसका कोई मतलब नहीं। हो इतवारी और शहीद चौक में वो कितना गंदगी हो गई, अब उसको बदलना पड़ेगा हमें। नई पीढ़ी जनरेशन नहीं कर पाएगी वो। तो मुझे लगता है कि आप इसको प्लान करिए। देखो, अगर जो इस समय नहीं बदलेंगे तो धीरे धीरे, अभी मैंने आपको बताया था कि इतवारी में एक समय मेरे बचपन में मेरे घर के सब व्यवहार इतवारी से होते थे। अब कोई जाता ही नहीं इतवारी, क्योंकि जाए कैसे, गाड़ी कहाँ रखे, कोई उससे किराने के दुकान में कोई जाता नहीं, कोई वहां कपड़े के दुकान में जाना बंद कर दिया। तो धीरे धीरे आप जब देखो, अमरावती का उदाहरण है कि उन्हें रेडीमेड का मार्केट बड़ा बना दिया, तो आज वो हिंदुस्तान का एक मार्केट प्लेस बन गई, लोगों के व्यापारी वहां आने लगे। तो मुझे लगता है थोड़ा इनोवेटिव अप्रोच में अच्छे आर्किटेक्ट से प्लान करके जगह बनाइए, अलग अलग प्रकार की एसोसिएशन को, उनको एक एक को प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहिए। ये जो आपके ट्रांसपोर्टर है उनके एसोसिएशन अलग बनाएंगे, फिर ये 4 ट्रांसपोर्ट प्लाजा बनाएंगे, लॉजिस्टिक वाले लॉजिस्टिक पार्क बनाएंगे बाहर, उसके नगर बनाइए। जो रेडीमेड गारमेंट वाले वो अलग बनाएंगे। आप सबको विजन दीजिए, हम सबको जगह देने के लिए तैयार है। आज कारपोरेशन और एनआईटी के पास जगह है, हम लोग जरूर प्लान करेंगे और इससे अंडरग्राउंड पार्किंग होगा, अच्छा होगा, तो निश्चित रूप से आपकी क्वालिटी लाइफ में भी फर्क पड़ेगा। नितिन जी, 100 करोड़ का हमारा बेसिक कैपिटल हमने प्लान किया हुआ है। एक बार रूपरेखा बन जाएगी, आपके पास आके आपसे मार्गदर्शन लेंगे। 100 करोड़ का अगर इक्विटी का हमारा फंडिंग नागपुर के ही लोगों से खड़ा करेंगे और फिर जैसा आप चाहते हैं 200-250 एकड़ जमीन के ऊपर हमारा। मैं थोड़ा सा, भरतिया जी आप इसके एक्सपर्ट है, मैं थोड़ा अलग से सुझाता हूँ आपको। हाँ, आप क्या करिए कि एक कंपनी बनाने के बजाय, हाँ, जैसे रेडीमेड गारमेंट वाले हैं उनकी एक कंपनी बनाओ। ठीक है। तो मैं उनको गीता मंदिर के सामने एक 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख स्क्वायर फुट जगह पार्किंग से उपलब्ध करा देता हूँ। फिर फार्मास्यूटिकल वालों का एक ग्रुप बनाइए। अभी उनको, वो गली में गए वहां, और उनको भी और अच्छी जगह मिल जाएगी, तो उनका होलसेल का धंधे के लिए अच्छी जगह बनाएगी। फिर प्लास्टिक हार्डवेयर वाले जो है उनकी एसोसिएशन अलग बनाइए। तो एक बनाने के बजाय आप एक एक प्रोवर उनको बोलो कि आपके मेंबर्स हैं, आप 5-5 लाख रुपए लेकर इक्विटी इकट्ठा करके 5-10 करोड़, मैं बैंकों से लोन भी दिलाता हूं। फिर आप जो बुक करोगे उसको बैंकों को बोलता हूं इनको लोन दे दो इनके क्रेडेंशियल्स पर, और जगह दे देता हूं, और फिर आप 10 साल में वो कर्जा वापस कर दो। एक कंपनी बनाने के बजाय आप 25-30 कंपनियां बनाकर एक एक प्रोजेक्ट बनाकर आइए। तो क्या होता है कि ये नहीं, ज्यादा शक्कर बेचने वाला रेडीमेड गारमेंट में नहीं जाएगा। रेडीमेड गारमेंट वाला वो मिर्ची का जहां दुकान है वहां उसमें डालते तो गड़बड़ हो जाएगी। तो सुपारी वाला, हल्दी मिर्ची किराना वालों का अलग कर दीजिए, जो ऑलरेडी मैंने उनको जगह दे दी है, तो बड़ा चंग आपका चला जाएगा। फिर ऑयल मार्केट वालों के लिए अलग से करा दीजिए, या किराना में घुसा दीजिए उनको, तो वो जम जाएगा। फिर हार्डवेयर वाला का, पेंट वालों का अलग करिए। ट्रांसपोर्ट वालों को पूरा 4 प्लाजा देश के बाहर भेज दीजिए। तो ये इस प्रकार का प्लानिंग करके मैं डेवलपमेंट प्लान में एनआईटी चेयरमैन को, म्यूनिसिपल कमिश्नर, मेयर को बुलाता हूँ, एमएलए को भी बुलाता हूँ, और आपको ये जगह आइडेंटिफाई करके दे देता हूँ। और इसमें आपको एक बात बताता हूं, अभी क्या है कि रिंग रोड पर एक जमीन जो होगी एंट्री की 5-10 एकड़ जहां से अंदर जाना है, वो होगी 50 लाख रुपए, और उसके बाद में 15 लाख रुपए एकड़ जमीन है। तो आप वो 2,000-3,000 एकड़ जमीन 15 लाख रुपए से लो, और ये एक चार्ट ले लो और पूरा प्लान बनाओ, और मैं आपको इसके लिए गवर्नमेंट से पैसे दिलाता हूं इस स्कीम में। और ये एक एक स्कीम बना के, समझो आपने उसमें 2 गोडाउन लिए, तो आपकी बैंक से आपको 2 गोडाउन के लिए कर्जा उपलब्ध करा के देता हूं, तो नेचुरली आपको वो 10 साल का कर्जा मिल जाएगा। तो ऐसा हम
एक एक सेक्टर का आप चार्टर अकाउंटेंट है, मेरे से ज्यादा अच्छा जानते हैं। ये करा दीजिए, मैं एमएसएमई में उसको रजिस्टर करा के उसको करा दूंगा। चलिए ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। सर इसमें एनवीसीसी और भरतिया जी के मार्गदर्शन में यही है, सबकी इच्छा है कि जितने होलसेल बाजार है शहर के बाहर हो जाए, बड़ी जगह पर चले जाए, ताकि शहर भी फ्री हो जाता है और वो व्यापार भी अच्छा हो जाएगा। ये देखो, नागपुर में अच्छे आर्किटेक्ट्स है कुछ, तो अच्छे से अच्छा आर्किटेक्ट चुनकर, वो पीएमसी चुनकर उसको बोलो कि भाई जैसे एक शक्कर का होलसेलर है, तो उसको एक शोरूम लगेगी, फोन लगेगा, एसी लगेगा, लोग बैठेंगे, तो वहां उसके ऑफिस में वो कम शक्कर रखेगा, फिर गोडाउन में उसके शक्कर समझो एक 200 टन होगी और वहां कम होगी, वहीं से वही वो बाहर की डिलीवरी दे देगा, तो कॉस्ट बच जाएगी, प्रॉफिट बच जाएगा। फिर उसी में अगर एलएनजी पर ट्रक चलेगा तो 50% कॉस्ट बच जाएगी ट्रांसपोर्ट की। तो धीरे धीरे क्या है कि इसको, मुझे एक मैं जब बिजनेस करता था तो एक मुझे मेरे पार्टनर के दोस्त थे, उनने कहा कि माल लेते समय कस के लो, सस्ता लो, और बेचते समय सस्ता बेचो ताकि ग्राहक खुश हो जाए। तो नेचुरली आप इससे कंपटीशन में आपको काफी फायदा होगा, ऐसा मुझे लगता है। आर्किटेक्ट अशोक मुखा जी से बात हुई थी मेरी इसके बारे में, और उनके पास भी कुछ प्लान्स है उनके दिमाग में। आप एक काम करो, सभी एसोसिएशन के प्रमुख लोगों को बिठाओ और उनकी एक 10-10 लोगों की सोसाइटी या कंपनी बना दो, और जैसे फार्मर प्रोड्यूस कंपनी होती है, और सबको अच्छा आर्किटेक्ट है मेरे हिसाब से, काफी अच्छे आर्किटेक्ट है हमारे यहाँ। अगर जरूरत होगी तो आर्किटेक्ट के साथ हम जॉइंट वेंचर में फॉरेन का अच्छा से अच्छा आर्किटेक्ट, अभी ये मैंने वो भूल गया नाम उसका, पर खरे को बोला कि ये फॉरेन का, मतलब उनको बोला मैंने, नाराज हुआ उनके ऊपर, किराने वालों पर, ये टिन पार्ट मत बनाओ, मतलब 5 स्टार अच्छा बनाओ, ज्यादा पैसा लगे, मैं सस्ते में बनाऊंगा, आपकी पार्किंग हो, ये हो, नहीं तो फिर वो डब्बे डुब्बे बनाकर इधर बैठा के फिर बोरी पे बैठना, तो कर करके फिर वही करना है, तो फिर मतलब क्या है उसमें। ठीक 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 है, फिर थैंक यू, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, नमस्कार। एक सर एक मिनट, सचिव महोदय आभार प्रदर्शन करेंगे। मैं सर्वप्रथम मैं हमारे आज के प्रमुख अतिथि, कुशल नेतृत्व के धनी एवं मार्गदर्शन करता माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री नितिन जी गडकरी का बहुत बहुत आभार मानता हूँ, जिन्होंने अपने बैटरी लो है। अति व्यस्तम कार्यक्रमों में से समय निकालकर अपनी चिर परिचित मधुर शैली से हमारा मार्गदर्शन करके व्यापारी समुदाय में नई ऊर्जा का संचार प्रदान किया।